लाहौर का इलाका है राजगढ़, सांदा में आता है, एमएयू कॉलेज के बहुत पास है। वहाँ की एक क्रिश्चियन फैमिली और उनकी बेटी मदीहा। मदीहा और अहमर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। अहमर की फैमिली थोड़ी सी रिलक्टेंट थी मदीहा के घर में शादी करने में। दोनों ही फैमिलीज इतनी कोई वेल ऑफ नहीं थी, नॉर्मल फैमिलीज थी, लेकिन अहमर के इंडिकेटर्स की जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स थी वो उसके माँ बाप को इंडिकेटर दे रही थी कि बहुत जल्द ये एक कामयाब इंसान बनने वाला है। उसमें एक बड़ा इंडिकेटर ये था कि इसने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और ज़िया उल हक साहब, बहुत पुरानी कहानी है, जनरल ज़िया उल हक ने मिड 80s में इसको गोल्ड मेडल भी दिया था। उसकी तस्वीर भी उसके घर में लगी हुई थी। बहरहाल ये जो मुआशका चल रहा था ये 87 की बात है। मुआशका चला, एक दूसरे की फैमिलीज में बात हुई, मना हो गया अहमर के घर वालों की तरफ से, और फिर इन दोनों ने जाके कोर्ट मैरिज कर ली। तो मदीहा की फैमिली थी वो, तो उनका कंसेंट तो था ही, लेकिन अहमर की फैमिली को भी मानना पड़ा। शादीशुदा जिंदगी शुरू हुई। मैंने आपको बताया क्रिश्चियन फैमिली थी ये। अहमर को एक बहुत अच्छी कंपनी में इस्लामाबाद में जॉब मिल गई। ये वहाँ मूव कर गया। अच्छा, अहमर की वालदा भी उसके साथ थी। अच्छा, अहमर के वालिद का इंतकाल हो चुका था। अहमर के एक अंकल उनके साथ रहते थे और अहमर की वालदा और अहमर की एक बहन। इस्लामाबाद में एक घर किराया पे लिया गया। मदीहा और अहमर वहाँ पर अपने बाकी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए। मदीहा उम्मीद से हुई और इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। इस दौरान स्विट्जरलैंड से एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी से ऑफर आई अहमर के लिए। वो वहाँ पर मुलाजमत के सिलसिले में रवाना हो गया, ये कमिटमेंट करके कि मैं कुछ दिनों में तुम्हें कुछ अरसे में बुला लूँगा। अच्छा, मदीहा का अभी बेटा ऑलमोस्ट शायद चंद हफ्ते हुए थे कि अहमर स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गया, और मदीहा यहाँ अकेली थी अपने सास और बाकी इन लॉज के रहमो करम पर। दिन भर काम करती, बातें सुननी पड़ती, क्योंकि होता है ना शुरू में जी हम तो राज़ी नहीं थे, और हमारा बेटा अब नज़र भी आ रहा था कि जी पहले इस्लामाबाद में नौकरी मिली और अब डायरेक्ट स्विट्जरलैंड में एक बेहतरीन कंपनी में उनको इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। तो होता ही है कि स्ट्रगलिंग के वक्त की जो बहू होती है या शौहर को स्ट्रगलिंग के वक्त की जो बीवी होती है वो बुरी लगनी शुरू हो जाती है। वही हो रहा था। उसके साथ दिन भर काम कराते बावजूद इसके कि जी अभी बच्चा पैदा हो चुका है, फिर इसकी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते थे, खाने पीने को नहीं देते थे। पूरे दिन में मुश्किल से एक वक्त खाना खाती थी, क्योंकि सुबह 6 बजे से उठती थी, सबके लिए नाश्ते बनाना, घर का काम करना, फिर दोपहर में स्नैक्स हैं तो स्नैक्स के साथ चाय हमें ज़रूर चाहिए। और मतलब पूरे दिन वो अपने बच्चे को भी एक तरह से, उसका बच्चा भी निगलेक्ट हो रहा था। अब व्हाट्सएप का तो टाइम था नहीं। बहरहाल किसी तरीके से ये बात मदीहा की जो फैमिली है लाहौर में उन तक पहुंची। अच्छा, मदीहा को ये बावर करा दिया गया था कि तुम्हारे शौहर ने ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि तुम अपनी फैमिली से या किसी भी रिश्तेदार से मिलो जुलोगी नहीं, बस अपने घर में ही रहो, कुछ अरसे में तुम्हें बुला लेगा, तुम वहाँ चली जाना। और ये बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं। तो वो कुछ चीज़ें मेवे वगैरह की जो प्रेगनेंसी के बाद लड़की को मिलनी ज़रूरी होती है, डिलीवरी के बाद, तो वो मदीहा की माँ ने अपने बेटे के हाथ लाहौर से इस्लामाबाद भिजवाए। अब मदीहा का भाई जी, उसको पता था कि वो अपनी बहन के घर नहीं जा सकता, तो वो घर के बाहर, घर की पिछली गली में उसने अपनी बहन को किसी तरीके से बुलाया और वहाँ पर वो चीज़ें रिसीव की, बात की और चली गई। इसी तरीके से कुछ अर्से बाद उसके माँ बाप मिलने आए तो पीछे ही गली में मिले। इतनी गर्मी, इस्लामाबाद की गर्मी आपने देखी है। कहती हैं जी एक दफ़ा इतनी गर्मी थी कि मैं अपने माँ बाप के साथ पिछली गली में मिलने गई, तो हमारी जो पड़ोसन थी जो देख रही थी, उन्होंने बोला बेटा हमारे घर अंदर आ जाओ, आराम से बैठ जाओ। उसने बोला नहीं, अब किसी के घर जाए तो बता और बातें बने कि पता नहीं क्या करने गई थी। बार अपने माँ बाप को इतनी दूर आए लाहौर से इस्लामाबाद, गली से इस्लाम दुआ करके खाने पीने की कुछ चीज़ें लेके उनको रवाना कर दिया। ये एक माहौल चल रहा था। खैर जी, कुछ अर्से बाद अहमर इसको इन्फॉर्म करता है कि तुम यूएस एम्बेसी चली जाओ, मेरी कंपनी ने स्पाउस वीज़ा अलाउ कर दिया, तो फिलहाल अम्मी वगैरह तो नहीं आ सकते, यानी कि अहमर की अम्मी वगैरह तो नहीं आ सकते, तुम आ सकती हो, लेकिन उसने एक अजीब सी शर्त भी रख दी कि तुम अपने माँ बाप से को टिकट करा लें। अब माँ बाप इसके इतने वेल ऑफ नहीं थे। माँ नर्स थी और बाप भी कोई नॉर्मल जॉब करता था लाहौर में। तो बहरहाल अब बेटी का मामला था, तो उन्होंने कहीं से पैसे जोड़ के किसी से मांगे, क्या किया, इसके लिए टिकट अरेंज किया और ये स्विट्ज़रलैंड अपने शौहर के पास अपने बेटे को लेके पहुंच गई। वहाँ जाके देखती है तो कहने को स्विट्ज़रलैंड है जी, जेनेवा में लैंड की थी। वहाँ जाके ज़िंदगी डिफरेंट होनी चाहिए थी, और एक ऐसा शख्स जिससे लव मैरिज हुई है और अब वो बहुत खुशहाल होता जा रहा है, वहाँ पे अच्छा खासा कमा रहा था उस दौर के हिसाब से। आप ये समझ लें 89 की बात, 89-90 की। लेकिन वो देख रही थी कि ये शख्स इतना कंट्रोलिंग हो गया कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी तो बहुत नाम के बराबर ही कोई नज़र आ जाए तो आ जाए। इसके अलावा अगर कोई गोरा कम्युनिटी के भी लोग हैं, मतलब किसी भी किस्म के मोहल्ले में, बिल्कुल आपके साथ के घर में जो फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं, फ्लैट्स में रहते थे ये लोग, तो
उनसे भी मिलने की इजाज़त नहीं थी। मदिया बताती है कि मैं देख रही हूँ कि इतना कंट्रोलिंग एटीट्यूड हो गया है, ऊपर से पूरे दिन में कोई ना कोई एक ऐसी बात होती थी जिस पे ये मुझे मारता था और मैं हैरान थी कि यार मुझसे हुआ क्या है। और एक बात करता था कि तुम खुद याद करो कि तुमसे क्या हुआ है। कह रही मैं फिर पिट के मुंह पे हाथ रखा हुआ है बैठी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि हुआ क्या है। सुबह से मैं उठी थी, अच्छा मैंने नाश्ता बनाया, चाय पे चीनी भी सही थी। कह रही मैं सोचती रहती और ये मार पीट के निकल जाता। तो ये रोज़ाना का मामूल था। अब मैं पूरा घर देख रही हूँ, बच्चे को संभाल रही हूँ और पूरे दिन में कोई भी बात हो जाए तो जी पिटना है। फिर कह रही है मेरे बाल माशाल्लाह, मैं बड़ी स्किनी सी थी लेकिन बाल बड़े लंबे थे मेरे। बाल खोले तो कब बाहर जाती हूँ कि मार्केट प्लेस पे, वो गोरों का स्टाइल होता है, किसी औरत ने या किसी ने भी तारीफ़ कर दी तो अगले दिन से जी तुम बाल बांधोगी, बिल्कुल बन बना के रखो और बिल्कुल नहीं खोलना बाल। कह रही मैंने काजल लगा लिया तो उस पर एक दिन पिटाई क्योंकि बाहर किसी ने तारीफ़ कर दी। वो पाकिस्तान तो है नहीं, लोग एडमायर करते हैं अच्छे तरीके से। या कहीं गए मिलने, ऑफिस का फंक्शन है, वहाँ किसी ने अच्छा कह दिया कि जी तुम पर एक कलर अच्छा लग रहा है, तो बोला कि आइंदा तुम ये कलर नहीं पहनोगी। नहीं, एक तरीके से उस लड़की को इतना दबा देना कि कोई उसको देख पहली बात तो देख ही ना पाए, वो किसी से मिले ही ना, और अगर मिल ले तो कोई इतनी बुरी हालत में हो तो कि उसकी कोई तारीफ ना कर पाए। बहरहाल वो अपने आप को मार रही कि शायद शादीशुदा जिंदगी यही होती है, हम इसी तरह दब के रहना होता है। माँ बाप से सही तरह फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी, खुद रोज़ाना फ़ोन करता था, ये बात करने का बोले तो कोई ना कोई बहाना बना दे। मिलने जाना तो दूर की बात, यानी कि चंद महीनों के लिए नहीं, सालों के लिए वहाँ पे थे ना। कुछ दिनों बाद इनके अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक पाकिस्तानी फैमिली शिफ्ट हुई। इसका मिलना जुलना हुआ और उस खातून को, ये अपने शौहर के साथ ही अहमर के साथ ही ऊपर आ रही थी मदिहा, तो मिलना जुलना हुआ तो उसने अपनी तरफ से बोला कि जी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसने बोला कि आप आ जाएं हमारे साथ डिनर करें। इसने घर आके अहमर ने इतना बवाल किया कि तुमसे मुझसे बगैर पूछे तुमने कैसे ये बात बोल दी, कैसे दावत दे दी। इसको जो सुना सकता था सुनाई और फिर तैयारी की, अब तो मैं बोल कर आ गई हूँ, प्लीज़ इसके पैर पकड़े के देखें, मैं बोल कर आ गई हूँ, मेरी बेइज्जती होगी, आप प्लीज़ थोड़ा सा इस बात को समझें, ये डिनर करके निकल जाएं, फिर आपने जो करना हो कर लीजिएगा। बहरहाल जी वो बेल बजी, वो लोग आए और जैसे ही वो एंटर हुए इस बंदे ने शूज़ पहने और घर से बाहर निकल गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी वो समझ गए। कह रही जितनी एम्बैरसमेंट से मैंने उनके सामने डिनर पेश किया, फिर वो जितनी देर बैठे रहे, मेरी कभी आंखों में आंसू आ रहे, तो वो भी डर के हमारे पूछ नहीं पा रहे कि यार अब ये ना समझे कि हमारे उनके घर के मामला में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमने तो एज अ पड़ोसी रहना है। लेट नाइट फिर वापस आया और मुझसे बात भी नहीं की और सो गया। अच्छा, जिस कंपनी में अहमर काम कर रहा था वहाँ पे कुछ सेंसिटिव मामला होते थे और वहाँ पे हर किसी को आने की ऐसे इजाज़त नहीं थी, तो एंट्री कार्ड बने हुए थे। तो स्पाउस के लिए भी 8 कार्ड बना दिया गया था कि कभी स्पाउस मिलने आना चाहे तो वो मेन गेट से एंटर हो सकती है। एक दिन उन्होंने कहीं जाना था और अहमर ने मदिया से बोला कि भाई तुम ऑफिस ही आ जाओ, यहाँ से फिर हम आगे चले जाएंगे। मदिया ने बच्चे को लिया और वो जिस भी तरीके से पहुंची और कार्ड वार्ड से एंट्री की, बिल्डिंग में एंटर हो गई और अपने ऑफिस, जो अहमर का ऑफिस है, उसमें जाकर बैठ गई। अहमर को कुछ काम था, उसने बोला 1 सेकंड बैठो फिर चलते। वो अपने रूम से बाहर गया तो वो ऐसी चीज़ें देख रही थी। अच्छा, अहमर की जो रूम में डेस्क थी, उसके जो ड्रॉर था वो उसने ऐसी बाय द वे खोला, उसको जो लेटर्स लगे वो उर्दू ज़ुबान में, उसने जब गौर से देखा तो वो वाकई में पाकिस्तान से आए हुए लेटर थे। उसने 1 लेटर पढ़ा, 2 लेटर पढ़े, 3 लेटर पढ़े, उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गया और आज उसको वो बात समझ में आई कि वो पिटती क्यों थी। असल में वहाँ से मदिहा की सास ने, यानी कि अहमर की माँ ने, जो शदीद नापसंद करती थी मदिहा को, उस मीटिंग्स को जो वो अपने भाई से पिछली गली में करती थी, जो अपने माँ बाप से पिछली गली में करती थी, वो भी इस वजह से कि भाई मदिहा की सास ने घर में एंट्री बैन की हुई थी और कि ना तुम जा सकती हो ना तुम्हारे घर वाले यहाँ मिलने आएंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो वो बेचारे पीछे गलियों में मिलने आते थे उससे। तो उन मीटिंग्स को उसने बोला कि भाई तुम्हारी बीवी ने तो तुम्हारे जाने के बाद बड़े गुल खिलाए हैं और इससे लोग मिलने आए करते थे और इसके मोहल्ले वाले भी गंवाए और इसका करैक्टर ख़राब है। तीसरा चौथा लेटर ही पढ़ रही थी ये, बाकी और बातें भी थी। एकदम से अहमर एंटर होता है और सारी बातें, वो पाकिस्तान तो है नहीं, वहाँ पे पब्लिकली गुस्सा नहीं कर सकता था। इसने भी लेटर वापस रखे और फिर गाड़ी में जाके बैठे तो उसने बताया इसने लिटरली मेरे मुंह पे मुक्का मारा कि मेरे होंठों से खून निकल आया और मुझे बहुत गालियाँ दी कि तुमने बगैर पूछे मेरा डेस्क में से मेरे चीज़ें कैसे तुमने देखी। समझ गया था कि भाई इसने लेटर्स पढ़ लिए हैं। उस वक्त वो खामोश हो गई, पब्लिकली उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इन्होंने जहाँ जाना था वहाँ नहीं गए, फिर डायरेक्ट घर चले गए। घर जाने के बाद इसने रात का खाना वाना उसको दिया, पिटी भी और खाना भी दिया, और उसी जख्मी चेहरे के साथ जिस पे मुक्का पड़ा था इसने अहमर के पैरों में बैठी। उसने बोला कि देखें, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपको अगर मेरी वजह से कोई चीज़ बुरी लगी है, मेरे वजह से दिल में कोई बात आई, लेकिन आप मेरे घर पे कॉल करें,
जो बातें जिस डेट के हिसाब से कही गई हैं, मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए थे, अब बगैर पूछे मुझसे उनसे डेट कंफर्म कर लें। मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, ये गलत बात कही गई है। अब अपनी माँ से कहें कि वो कसम खा के बोले, जो भी रिलीजन में मामलात होते हैं, कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ। यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से खामोशी थी, अहमर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वो कहते हैं ना, एक बार झिझक खत्म होती है तो फिर उसकी वो फिर इनफाइनाइट होती है। अब मारपीट शुरू हो गई थी, गाली गलौज, बदतमीजी शुरू हो गई थी एक लव मैरिज में, वो फिर बढ़ती जा रही थी। कुछ अरसे बाद, अच्छा, इसकी जॉब माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा कमा रहा था, बहुत अच्छा सेव कर रहे थे उस दौर में। कुछ दिनों बाद इसको ये हुआ कि मैं अमेरिका पीएचडी के लिए जाना चाहता हूँ। इसने अप्लाई किया और अमेरिका में पीएचडी के लिए इसका हो गया, और ये लोग स्विट्जरलैंड से अमेरिका मुंतकिल हो गए। ये गालिबन 91 की बात है। बेटा भी इनका शायद 2 साल का था। यहाँ पर ये पीएचडी कर ही रहा था तो एक एबनॉर्मल, एक ना समझने आने वाला दर्द इसकी कमर में रहने लगा, अहमर की। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ समझ नहीं आया। फिर एक स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उसने किसी शक व शुबहात का इजहार किया, इसके टेस्ट किए। फिर पॉट्स डिजीज, जिसको आम फहम जबान में क्या कहेंगे, कमर के मोहरों का टीबी, स्पाइनल ट्यूबरक्यूलोसिस, स्पाइनल टीबी, बड़ी रेयर डिजीज है, वो इसको हो गई थी। और उसमें तो अगर किसी के पास पैसा ना हो तो अपाहज होने के 100% चांसेस हैं। लेकिन जारी बात है, मैंने आपको बताया, काफ़ी इसने स्विट्जरलैंड में कमाया था और काफ़ी लोग सेव करके लाए थे। और फिर यहाँ पे पीएचडी के लिए आया था और शायद इस बाद में इसने जॉब वॉब भी की। तो मतलब पैसों का इन लोगों को कोई इशू था नहीं। फिर इसने डॉक्टर से पूछा, भाई क्या पॉसिबिलिटी है? इसने बोला ऐसे ऐसे सर्जरी होगी, एक तरीके से हिप बोन से लेके ये यहाँ तक के मोहरों की पूरा, एक तरह से अगर आम जबान में समझा जाए, निकाल के उसकी पूरा उसको साफ करके और फिर दोबारा एक असेंबल होना। मैं एक आम फैन जबान में बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बहरहाल इस तरीके की बड़ी उस दौर में इतनी डिटेल सर्जरी होनी थी। तो उसने बोला कि क्या अपाहज होने के चांसेस है? अगर आपने इलाज नहीं कराया तो अपाहज होने के चांसेस है। बहरहाल जी, रिस्क लेने का सोच लिया गया कि हम ये सर्जरी करवाएंगे। वो सर्जरी करवाई गई। उसके बाद 1 साल का इसका बेड रेस्ट था, 1 साल का। इस दौरान मदिया बताती है कि मैंने खिदमत कैसे की। ये शख्स खा पी नहीं सकता था, उठ बैठ नहीं सकता था। बहुत डिटेल में चला जाऊं तो बहुत और बातें थी। डायपर पे आ गया था। और फिर कुछ अर्से बाद जब वॉशरूम जाने की बारी आई तो वॉशरूम कहती मैं ऐसे ले आती थी सहारे से, क्योंकि हल्का सा भी उठता था उसको पेन होता था, कि वॉशरूम में जाता तो मेरे कंधों पर अपने हाथ रखता था और दोनों पैर, मैं नीचे बैठ जाती थी, ये मेरे थाइस पर अपने दोनों पैर रखता था और अपना स्टूल पास करता था। कह रही ऐसी मैंने अपने, जैसे छोटे बच्चे को नहीं पालते, ऐसे मैंने इसकी खिदमत की है। और विदिन 6 to 7 मंथ्स उठने बैठने लग गया था। और 1 साल में इसकी टोटल रिकवरी का 85% ये रिकवर हो गया था। अपने पीएचडी और बाकी मामला फिर शुरू किए। थोड़ा बहुत इसको नमनेस रहती थी एक टांग में, एक हाथ में, लेकिन इसने इतनी खिदमत की थी। और फिर अल्लाह ताला जब सेहत देता है तो फिर कौन रोक सकता है। कामयाब सर्जरी हुई और ये पूरी तरीके से रिकवर हो गया। उसके बाद उसने वहाँ जॉब भी की। फिर 1994 में नॉर्थ कैरोलिना का पॉश इलाका है, टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल सेंटर कहा जाता है जी नॉर्थ कैरोलिना का। उसको सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, रॉले का एरिया, RALEIGH। तो उस एरिया में इन्होंने जगह खरीदी और वहाँ घर बनाना शुरू किया। आज के दौर में अगर वहाँ देखा जाए तो आज कोई शख्स वहाँ एक ड्रीम ही होगा कि उस जगह पर घर बनाए। और वो घर को छोटा मोटा नहीं था, 5 बेडरूम का एक आलीशान घर बनाने की इन्होंने तैयारी वहाँ पे शुरू कर दी। और ये लोग एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। इस बीच में ना ये कहती थी मैं अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहती हूँ, तो कहता जी इतने इतने डॉलर्स का ये है टिकट, मैं तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। और ख़ुद फ़ोन पे भी बात करता था और हर साल अपने माँ बाप से मिलने पाकिस्तान जाया भी करता था। एक बार ये बीच में गई थी, वो था 1991। जब ये बात बताना मैं सॉरी भूल गया था आपको, 1991 में जब ये पाकिस्तान गई उस वक्त अहमर की बहन की शादी थी। तो वहाँ पर उसको एक लड़की नज़र आई जो अहमर के बहुत करीब करीब रह रही थी। वो लड़की किसी तरीके से मधिया को जानती थी और मधिया भी उस लड़की को जानती थी। उसका नाम था मरियम। अच्छा, मरियम लाहौर की उन चंद फैमिलीज में थी जो बड़े फैशनेबल से, गो के इतने एलीट क्लास में नहीं थे लेकिन अच्छे सही नॉर्मल खाते पीते थे। उनके फादर एक सरकारी मुलाजिम थे, अच्छे महकमे में और अच्छी पोजीशन पे। मधिया ने नोट किया कि मरियम काफ़ी करीब करीब रह रही है उस शादी में अहमर के। मरियम का जो बैकग्राउंड जानती थी वो जानती थी कि जी लाहौर में उस ज़माने में बाइक्स पे लड़कियां कम ही इस ज़माने में कम घूमती हैं। उस ज़माने में जो घूमती थी बड़ी कोई बड़े घर की लड़कियां समझी जाती थी, बड़ी उनके पहनने में भी फैशनेबल से थी और अच्छे कॉलेजेस और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली थी। तो वो उसको ये पता था कि ये वही लड़की है। पहचान तो गई थी लेकिन खैर इतनी क़ुर्बत अपने शौहर से इसकी समझ में नहीं आई और बोलने का इख्तियार तो था नहीं। तो बाहर ये चीज़ उसने नोटिस की थी और ये मैं आपको बताना भूल गया था। दोबारा आते हैं जी 94 में इन्होंने जगह ली थी
वहाँ पर इनका घर बन रहा था। इन द मीनवाइल ये नॉर्थ कैरोलिना में ही एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इनको एक और औलाद दी। पहले एक बेटा हो चुका था, 95 में इनका दूसरा बेटा हुआ। अच्छा, अभी इनको अपने घर में शिफ्ट होने में टाइम था। मैं एक चीज़ और बताऊं कि ये अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पे जाया करता था, ज़्यादातर हांगकांग, फिर सिंगापुर, थाईलैंड कभी जा रहा है, कभी चाइना जा रहा है, स्विट्जरलैंड भी जाया करता था। तो बिजनेस ट्रिप पे जाता 2-3 लोग साथ होते थे और बड़े रूटीन में 2-3 लोग जाया करते थे। ये मैं किस वजह से बताता हूँ, ये आपको आगे बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। खैर जी, वो टाइम भी आया कि ये अपने उस नए घर में शिफ्ट हो गए। बड़ा आलीशान घर था, बड़े चाह से बनाया था। एक बंदे की जिसकी लव मैरिज हुई है खातून से, जिसको वो दिल से चाहता था, उसके अल्लाह ताला ने 2 बेटे भी दिए उसको। और अब उस ड्रीम हाउस में उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि वाकई में इस दौर में भी अगर उस एरिया में कोई अमेरिका के बनाना चाहे घर तो बहुत मुश्किल काम है। हर चीज़ से वो लोग ब्लेस्ड थे और इस बीच में एक इतनी बड़ी सर्जरी से गुजरना और फिर दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, और फिर उस सर्जरी के बाद पीएचडी भी कंप्लीट हुई और बहुत ही एक ऐसी कंपनी में जॉब, में नाम नहीं लेना चाह रहा उसका, यानी कि उस कंपनी में जॉब करने वाला बंदा ना मुख्तलिफ सिस्टम में एज अ बिलियनियर ही काउंट होगा। अब इसके बिजनेस ट्रिप्स ना थोड़े से एबनॉर्मल होने शुरू हो गए थे। पहले आइटिनरी पूरी पता होती थी मदिया को कि ये कहाँ जा रहा है, क्या फ़्लाइट्स हैं, कितने बजे वापस आए, किस दिन वापस आएगा, क्या फ़्लाइट होगी, अगर कहीं दूसरे मुल्क से कहीं तीसरे मुल्क जाना है तो क्या होगा, कितने दिन के लिए जा रहा है। फिर पैकिंग ये खुद करती थी, तो कहती थी फॉर्मल, में जब बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं तो फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये होने लगा कि जी फॉर्मल ड्रेसेस का मैं पूरी सही तरीके से फ्लाइट शेड्यूल नहीं बता रहा, बड़ा गुमसुम सा रह रहा है। जाने से पहले कभी मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ तो बड़ा जल्दबाजी में बड़ा ब्लश कर रहा है। एक लड़की जिसने अपने बाप के बाद सबसे ज़्यादा एक ऐसे शख्स को प्यार किया है, जिससे उसने शादी की है, फिर उसको 2 बच्चे दिए, फिर इतनी खिदमत की, तो उसके अंदर वो चेंजेस फील कर रही थी। इस घर में आने के बाद भी जो अहमर का एटीट्यूड था वो यही था कि तुम किसी से मिलो नहीं। अब ये हमारे एशियन मर्द क्यों करते हैं इसमें अब तो बहुत वाज़ेह हो गई ये बात, लेकिन उस वक्त उस लड़की को, यानी कि मदिया को, ये चीज़ें पता नहीं थी। वो लगता था कि शायद इज़्दिवाजी ज़िंदगी यही होती है और हमारे एशियन मर्द यही अगर देखेंगे तो ही प्यार करेंगे, तो ही इज्जत देंगे। इसने खुद को मार लिया था, अपने ऊपर मेहनत नहीं करती थी, अपनी लुक्स पे काम नहीं करती थी। अब अमेरिका में एक लड़की रह रही है, एक टिपिकल हाउसवाइफ बन के, बल्कि काम वाली बन के रह गई थी। किसी से मिलना जुलना नहीं, थोड़ी बहुत भी आगे पीछे चले जाना, पहनने ओढ़ने, काजल लगाने और बाल खोलने बांधने पे भी जब डिक्टेशन है तो सोचने आप क्या था वो, और बदलने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन क्या होता है, अहमर अब घर पे ही था और अहमर के मोहल्ले में एक दोस्त था, गोरा था, जिसके साथ वो अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पे जाया करता था। तो अब इनका बैकयार्ड शेयर्ड था, एक ही, मतलब पीछे का जो बागीचा था वो आधा उनके इसके दोस्त के घर में था, उस गोरे के घर में, और आधा इनके घर में था। मदिया ऐसी बैकयार्ड में किसी काम से गई तो उस गोरे की बीवी ने मदिया को आवाज़ देके बुलाया और उससे कुछ बात करने लगी। अच्छा, इससे पहले जहाँ वो इतनी डिक्टेशन देता था अहमर, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया था, वहाँ इसने मदिया को इस घर में बावर करा दिया था। और मदिया देखती भी थी, हर वक्त ये वायर्स में घुसा रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है कि मैं तुम पर 24 घंटे नज़र रखता हूँ। क्योंकि वो वाली बात कि मेरी माँ ने तुम्हें बोला है कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम कैरेक्टरलेस हो, तो उसके दिमाग से वो चीज़ें निकलती नहीं थी, या इसको परसेप्शन ये देना चाहता था कि निकल नहीं रही हैं। और अगर कभी कभी किसी से फ़ोन पे बात करती थी और ये ऑफिस में है अहमर, फिर घर आके पूछता था अच्छा उसकी तबीयत कैसी। अब ये सोचती मेरी तो फ़ोन पे बात हुई थी, इसको तो मैंने बताया ही नहीं, सोचती रहती। तो उसको ये लगने लगा था कि पूरा घर बग्ड है, पूरे घर में डिवाइसेस लगी हुई हैं। अब ऐसी सूरत हाल में, मतलब इतना डिक्टेटरशिप थी घर में, इतनी वो उसने अपर हैंड रखा हुआ था अपना, कि बिल्कुल ये कंफ्यूज रहती थी। बहरहाल बैकयार्ड में गई, मैंने आपको उस वक्त बता रहा था अहमर भी घर पे था, और बैकयार्ड में उसको उस गोरे की बीवी से इसकी बातचीत हुई, जो बिजनेस ट्रिप पे जाया करता था अहमर के साथ। उस गोरे की बीवी ने इसको कुछ शायद बातें बताई। बातें क्या थी कि तुम अपना मेडिकल टेस्ट करवाओ, और उसने 2-3 टेस्ट, इसमें ये भी बोला कि HIV वगैरह का भी टेस्ट करवाओ। उसने बोला क्यों, मैं क्यों करवाऊँ? तो उसने बोला तुम्हारा शौहर जो जा रहा है ना, अब ये वो शख्स नहीं रहा है, बहुत अरसे से जाता है, बहुत सालों से जा रहा है, और बड़ी अच्छी दोस्ती है इनकी, लेकिन मेरे शौहर ने बताया कि ये कॉल गर्ल्स बुलाता है अब रूम में, जब भी जो होटल बुक होते हैं वहाँ पर इसका ये रूटीन हो गई है, तो तुम प्लीज़ अपने आप को चेक करवाओ। ये तो कहते हैं ना कि जैसे पैरों तले ज़मीन निकल जाना। ये उस कंडीशन में घर वापस आई और जैसे ही बैठी तो अहमद ने पूछा हाँ ये क्या बकवास कर रही थी ये हैरान। इसने कहा खैर देखा होगा कहीं से, अंदर से, किचन वगैरह से, कहीं से विंडो से देख लिया होगा कि उससे बात कर रही है। बोला नहीं कुछ नहीं कह रही थी, और डरती थी, मार का डर, गालियाँ खाने का डर, और बच्चा भी 4-5 साल का हो गया, वो भी थोड़ा बहुत समझने लगा था।
तो उसको खामोश हो गई रात में डिनर वगैरह के बाद। जब बेडरूम में गए तो उसने बोला कि अब आपने ट्रिप पे कब जाना है? तो उसने बोला अब जाना है। अब औरत, मैंने चीज़ देखी, जितनी भी मार खाने वाली हो, जितनी भी गालियाँ खाने वाली हो, दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती किसी भी सूरत में। ये तो चलो ये दूसरी औरत वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मर्द का इस तरीके से गिर जाना बर्दाश्त नहीं करती। उसने बोला आप ये चीज़ें कर रहे हैं? तो कह रहा ये किसने कहा है? उसने बोला मुझे इसने बताया है कि आप जब बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं तो आप ये काम करते हैं। उसने कस्में खानी शुरू कर दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। और ऐसे वक्त में हमारे कल्चर का जो मर्द है, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, मैं इसको डिनाई नहीं करता, बीवी को यकीन दिलाने के लिए सबसे पहले जी बच्चों की कसम उठा लो तो बीवी यकीन कर लेगी और घर बच जाएगा। उसने वही किया। उसने बोला मुझे दोनों बच्चों की कसम, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं अगर उसका एरियल व्यू देखूँ ना, कि दोनों को मैं देखूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक शख्स जो हर बात पे इतना बुरी तरह रिएक्ट करता है और वो कस्में खा के माफ़ी मांग रहा है, इसका मतलब वो मुजरिम है। ये एक मतलब सिंपल इंडिकेटर है। वो उस वक्त समझी नहीं समझी, बहरहाल उसको लगा कि मैं अपना घर बचाऊं, ज़्यादा बहस ना करूं, वो खामोश हो गई। अच्छा, चंद साल और गुजरे। इस बीच में इसने कुछ स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप बहुत ज़्यादा करने शुरू किया। फिर एक स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप ऐसा किया कि बहुत जल्दी में एक दिन, जैसे रात में आया है ये जॉब से, और उसने बोला यार मुझे कल स्विट्ज़रलैंड जाना है और मैं इतने दिन में वापस आऊँगा। इसने बोला सही है, आप मुझे बता दें क्या पैक। कह रहा नहीं, बस वो बेसिक कुछ कैजुअल कपड़े पैक वैक करवाए और फ़ोन पे बात कर रहा था किसी से कि जी हाँ ये वो, किसी पाकिस्तान में किसी से बात कर रहा था, ज़बान से उसको अंदाज़ा हुआ। और बहरहाल अगले दिन एयरपोर्ट पहुँचे हैं तो एयरपोर्ट पे कुछ मामला थे उन दिनों में, और वो फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई थी। लेट 90s की बात है, नॉर्थ कैरोलिना में ही ना। अच्छा, इसको बोला गया कि जी स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और सर ये मसला है। कह रहा है नहीं आप कल आ जाएं सर, हम आपको बिजनेस क्लास में दे देंगे, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं। कह रहा नहीं कुछ भी हो जाए मुझे अभी जाना है। ये बज़द था कि जाना है मैंने, और किसी तरीके से कह रही है ये घंटों एयरपोर्ट पे बैठा रहा और फिर फ्लाइट लेकर गया। आपको आगे आगे पता लगेगा कि पूरा एक प्लान का हिस्सा था। बहरहाल ये गया, ये वापस आई, इसको सी ऑफ करके घर आई है तो एक बंदे की कॉल आई। उसने बोला कि भाभी मेरा नाम इश्तियाक है, तो अहमद है घर पे? उसने बोला नहीं अहमद तो घर पे नहीं है। वो अच्छा 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 चले सही है, वो आए तो मेरी बात करवा दीजिएगा। मैं फ़ोन रख दिया। जब ये फिर ट्रिप से वापस आया, इसने बोला ऐसे ऐसे वो इश्तियाक की कॉल आई थी। ख़ुद को किसका भाई बता रहा था? मरियम का भाई। मरियम कौन? जो 91 में जब ये गई थी शादी में, अपने शौहर की बहन की शादी में, मतलब अहमर की बहन की शादी में, तो एक लड़की करीब करीब रह रही थी बड़े। तो उसने बोला यार मैं मरियम का भाई हूँ, नाम बताया था इश्तियाक। तो अब ये आगे बैठा ही था तो थोड़ी बार फिर बेल बजती है घर पे, घर की लैंडलाइन की बेल बजती है और उसी इश्तियाक की कॉल होती है। तो ये इसको फ़ोन दे देती है कि जी इश्तियाक की कॉल है, और ये कुछ बात करता है उससे। अब ये पता नहीं था कि सब सारा कुछ बड़ी टाइमिंग, बड़ी प्लानिंग से फिक्स की गई है। कुछ वो फ़ोन पे बात करता है, फ़ोन रख देता है, फिर उसको बोलता है कि यार ऐसे ऐसे मरियम ना US आ रही है और वो हमारे पास ठहरेगी। तो उसने बोला अच्छा US आ रही है, सही है कोई बात नहीं। अब इसको शक व शुबहात तो थे कि ये पाकिस्तान जाता है, फिर ये अभी एकदम उस बंदे की फ़ोन कॉल आना, सारी चीज़ें उसको एक फीलर तो आ रहा था, लेकिन वही बात रिएक्ट नहीं कर सकती थी। अच्छा जी, प्लान ये बताया गया कि जी ऐसे ऐसे न्यूयॉर्क में लैंड करेगी और वहाँ से मेरा दोस्त पिक करेगा और वो फिर यहाँ हमारे घर पे लाएगा। अब दोस्त जिसने पिक करना था न्यूयॉर्क से, वो पिक करने गया, पिक करके वापस लाया तो जी सिर्फ मरियम अपने बैग्स के साथ मौजूद थी। और बताया उसने कि जी ऐसे ऐसे इश्तियाक को तो डिपोर्ट कर दिया, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी। अब ये आई हैं तो इससे पहले ही पूरे घर की सफाई करवाई गई। अहमर ने बोला पूरा घर स्पेशली आप डीपली क्लीन करें, बड़ा जी साफ तौर पे इसका एक कमरा अलग से तैयार करवाया गया। 5 बेडरूम का वो घर है और बच्चों से मिलवाया गया। उसका सामान अहमर खुद उठा के उस रूम में रख रहा। फिर इसने देखा कि इसका कुछ पेट ना कुछ ज़्यादा लग रहा है और ये बैठ रही है, तो आगे पिलो से छुपा रही है और ये और वो। अच्छा, इससे पहले एक इवेंट और हुआ था, आई एम सॉरी मैं स्किप कर गया। हुआ ये था कि इसके आने से पहले अहमर का एक ट्रिप हुआ था पाकिस्तान का। जब उस ट्रिप से वो वापस आया तो उसके पास एक कुछ मेडिकल पेपर्स थे और वो पेपर्स की नौयत क्या थी, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं बताना भूल गया था आपको। और ये मरियम के अमेरिका आने से पहले की ये बात है। तो जब ये अहमर पाकिस्तान की ट्रिप से वापस आया तो उसने मेडिकल पेपर्स जब पूरा सामान अनपैक वगैरह किया, ये मदिहा के हवाले किए कि यार ये ना मरियम के पेपर्स हैं। अच्छा, मरियम की वहाँ पे शादी हो चुकी थी, उसका एक बेटा था। तो मरियम को सेकंड कंसीव करने में ना, सेकंड बेबी कंसीव करने में कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो उसने मुझे कुछ डिटेल बताई। वो कह रही यहाँ कंसल्ट करो और मुझे गाइड कर दो। तुम एक काम करो,
मदिहा को बोला, यानी कि अपनी वाइफ को बोला कि तुम ये कंसल्टेंसी करो किसी गायनेकोलॉजिस्ट से यहाँ पे, और फिर मुझे बताओ ताकि मैं वहाँ पे मरियम को बता सकूँ। उसके दिल में भी बात आई कि भाई वो मुझसे बोल सकती थी, या इसने बोला अहमर से कि यार इतनी प्राइवेट बात वो आपसे, मतलब मैं लड़की हूँ, मुझसे बोल देती और मैं पता कर लेती यहाँ पे, फिर आपके हाथ भिजवा देती पेपर्स, आपको इतनी डिटेल बताने की क्या जरूरत। कह रहा है यार तुम स्विट्जरलैंड में रही हो, तुम यूएस में रही हो, लेकिन तुम्हारी जो सोच है ना वो सांदा से आगे निकल नहीं रही है। तुम आज तक सहनी तौर पे सांदा में ही रह रही हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम ऐसे ही हो, और ये और वो कह के जलील करके इसको खामोश कर दिया। खैर मदिहा ने अगले दिन मरियम को फ़ोन किया और उसको बोला कि बात करने में कुछ करख्त हो गई होगी कि तुम मुझसे बात कर सकती थी और तुमने मेरे शौहर से बात क्यों की, और ये और वो। तो उस वक्त उसने तो फ़ोन, मरियम ने पाकिस्तान से फ़ोन रख दिया और उसके बाद अहमर को कॉल करके खुदा जाने क्या कहा क्या नहीं कहा। अहमर बड़ा फ्यूरियसली घर आया और बहुत फ्यूरियस एटीट्यूड के साथ वही डांटना, गालियां देना, और उसने बोला कि अभी फ़ोन करो और उससे माफ़ी मांगो। और इतना इसको जिच कर दिया, इतना मजबूर कर दिया, और अपने सामने कॉल में लाई और उसको बोला, मदिहा की बात करवाई, अपनी वाइफ की बात करवाई अपनी मरियम से कि तुम इससे माफ़ी मांगो। इसने फ़ोन पर माफ़ी मांगी और कि जी मुझसे गलती हो गई थी और मैं पता नहीं क्या हो गया था मुझे, और मुझे आप माफ़ कर दें। तो ये बात भी हो चुकी थी। दोबारा हम आते हैं जी, अब मरियम साहिबा आ चुकी हैं अमेरिका तबाही मचाने। अब एक दिन हो चुका था मरियम को यूएस में, ये देख रही कि जी अहमर अपने बच्चों से इसको ज़रा बड़ा मिंगल करवा रहा है, फिर काफ़ी देर ये लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। तो मदिहा ना जहनी तौर पे ना उलझना शुरू हो गई थी, और फिर जब ज़्यादा उलझन का शिकार हुई तो उसने खुल के अपने शौहर से इस चीज़ का जिक्र किया और सबके सामने से जिक्र किया। तो उसके शौहर ने सबके सामने ही जवाब दिया कि देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, मेरी तरफ से तुम फ्री हो, तुम्हें अगर कुछ लगता है तो हाँ चलो ऐसा ही है, तुम मेरी तरफ से फ्री हो, तुम अपने माँ के घर चली जाओ पाकिस्तान, वहाँ मैं तुम्हें साल में 2 टिकट दे दिया करूँगा और तुम्हारा खर्चा भेज दिया करूँगा, तुम अपने बच्चों से आके साल में 2 दफ़ा मिल लिया करला। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम एज अ फैमिली रहो, जो हो रहा है होते देखती रहो और खामोश रहो। अच्छा, अमेरिका में जो लोग सिस्टम को समझते हैं वहाँ पॉलीगमी या दूसरी बीवी तो खैर मुसलमानों में होती है, क्रिश्चियन फैमिली थी, वो अलाउ नहीं है। और मिस्ट्रेस रखना यानी कि रखेल रखना तो एक जुर्म है। तो अगर ये साबित हो जाता तो आप समझ सकते हैं क्या कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन अब आप समझते हैं कि एशियन मर्द मिंगल क्यों नहीं होने देते कि औरत सिस्टम को समझ ही ना पाए, वरना वो तो उसी को फ़ोन करती कि भाई इसने मिस्ट्रेस बुला ली है पाकिस्तान से यहाँ पे और ये ऐसे ऐसे है। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट और था, मदिहा ग्रीन कार्ड पर थी, और ये जो मरियम साहिबा थी जो किसी और की बीवी थी, ये तो आई ही विजिट वीज़ा पे थी। तो ये बस आपको क्लैरिटी के लिए बताना था। अब दोबारा उस चीज़ पर आते हैं जिसको 2 ऑप्शन दिए गए। अब रोना पीटना सब अपनी जगह मदिहा का, लेकिन उसने बोला कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसने ज़हनी तौर पे फैसला किया कि मैं यहीं इसी घर में रहूंगी। अगले दिन इसने अपने भाई को कॉल की, मदिहा ने अपने भाई को कॉल की जो यूके में रहता था। उसने पूरी बात बताई। उसने बोला अच्छा ऐसा ऐसा, मैं पता करके बताता हूँ आपको। इसने फिर फ़ोन किया पाकिस्तान में मरियम के शौहर को कि क्या मामला है। तो मरियम के शौहर ने बताया कि भाई मैं तो उसको डिवोर्स कर चुका हूँ, क्योंकि जो मरियम का शौहर है वो लाहौर में एक टीचर था। इसने बोला मैंने अपने स्टूडेंट के साथ भी इसको पकड़ा है, फिर ये बिल्कुल कैरेक्टरलेस औरत है और इसको मैं डिवोर्स दे चुका था। फिर इसके बाद जो बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है, एक सरकारी मुलाजिम है, उसने हम सबको बुलाया, बिठा के बात भी की। तो मैंने बोला कि सही, इसको एक शर्त पे मैं रखने को राजी हूँ कि ये बुर्का पहनेगी और मेरी दी हुई लिमिट्स में रहेगी, जिसका इसने साफ इनकार कर दिया। तो मैंने खड़े होकर इसको वहीं तलाक दे दी थी। और जब ये आई है एयरपोर्ट पे, जब ये अमेरिका आ रही थी तो बेटा ये साथ ले गई थी और बेटा का टिकट भी लिया था। लेकिन इसको पता नहीं क्या हुआ, किसने क्या बोला, इसने लाहौर एयरपोर्ट से मुझे फ़ोन किया और उसने बोला कि अपना एक कचरे का डब्बा आके मुझसे ले जाओ। और वो कचरे का डब्बा हमारा बेटा था जिसको वो कचरे का डब्बा कह रही थी, यानी कि वो कह रही थी मैं अकेली जाऊँगी, मैं तुम्हारी औलाद, यानी कि अब मरियम की भी औलाद थी, कह रही मैं इसको लेकर नहीं जाऊँगी, और इस तरीके से यूएस आई है। खैर मदिहा को जब उसके भाई ने ये सारी बात बताई कि जी मुझे उसके शौहर से पता लगी है, तो अब मदिहा समझ चुकी थी कि बात हाथ से निकल चुकी है। बहुत ही ख़तरनाक गेम है ये। अब जी मरियम स्टे कैसे करे यहाँ पे? इसमें एक और मज़े का एंगल ये था कि मरियम मुसलमान है और क्रिश्चियन बंदे से शादी नहीं कर सकती। अब यहाँ स्टे कैसे करे? तो उसने फैसला ये हुआ, अब ये रह रही थी मदिहा अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, कह रहे मेरे बेडरूम में अब मरियम और अहमर हुआ करते थे और मैं बाहर कभी कारपोर्च में बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ, कभी दूसरे बेडरूम में बैठी हूँ, सो रही हूँ या जाग रही हूँ। मैं इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मैं डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर कहती है आप डिप्रेशन में, हमें दवाइयाँ दे देती थी वो डिप्रेशन की, और आप खाती पीती नहीं, अपने मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो गई हैं, बाकी मामला।
कह रही मेरे सामने चीज़ हो रही कि मेरा ना सिर्फ घर छिना, मेरा बेडरूम छिना, मेरे बच्चे छिन गए। मेरे बच्चों का भी ब्रेन वॉश कर रहा था उसका बाप कि तुम्हारी माँ तो पागल है और ये और वो जाहिल है और पुरानी सोच की है। तो इस बीच में पता ही लगा कि एक दिन जब ये इसके जो दोनों बच्चे थे कैथोलिक स्कूल में जाते, तो आपको पता है फादर जो होते हैं वहाँ पे, तो एक दिन अपने बच्चों के साथ गई तो फादर ने बोला हेलो हाय की कि मदिया कैसी हो, और तुमने बताया ही नहीं तुम्हारी बहन आई हुई है पाकिस्तान से। ना मेरी बहन आई हुई है, अच्छा हाँ सुना ऐसे ऐसे कल वो आई थी ना तुम्हारे हस्बैंड के साथ, मतलब मरियम आई थी। और उसने बोला कि वो उनका तो वो शीज़ कि वो तैयार है कि वो क्रिश्चियनिटी कबूल करे। अरे तुम तो कहती तुम कैथोलिक हो और शुरू से कैथोलिक क्रिश्चियंस हो। तो बहरहाल ये बिल्कुल उसको चुप्पी लग गई ना, लेकिन ये पूरी कहानी समझ गई थी। और कहानी ये थी कि मरियम जो एक मुस्लिम खातून थी, अब वो मोहब्बत में या अहमर की मोहब्बत थी या अमरीका की मोहब्बत थी खुदा जाने, या अहमर के उस आलिशान घर की मोहब्बत थी जो अमरीका में था। वो असाइलम लेने के लिए वो लोग पेपर्स फाइल कर रहे थे और उसके लिए वो कह रही थी कि मैं क्रिश्चियन हो गई हूँ, पाकिस्तान में जाऊँगी तो मार दी जाऊँगी। इस बेस पे वो ये बात आ रही है लेट 90s की, उसने असाइलम वो लोग फाइल कर रहे थे। अब जी मरियम का तो अमेरिका में रहने का मुकम्मल इंतज़ाम हो गया, थोड़ा सा ये ड्रामा करना था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसमें एक एलिमेंट ऐसा था जो मैं मिस कर गया। ये जो घर था ये असल में मदिया के नाम था। मदिया जिसको अब ट्रॉमा का शिकार किया जा रहा था, जिसको डिप्रेशन दिया जा रहा था, इसके ऊपर एक मिस्ट्रेस ला के बिठा दी गई थी पाकिस्तान से, मरियम नाम की मिस्ट्रेस। और अहमर साहब अपने बेडरूम में अपनी मिस्ट्रेस के साथ हुआ करते थे, उसी घर में जहाँ उसके 2 बेटे भी हैं और बीवी भी है जिससे उसने लव मैरिज की थी। कुछ अर्सा गुजरा तो मदिया की हालत ऐसी होने वाली हो गई थी कि वो जैसे आज मरी के कल मरी। ये परेशान, अहमर परेशान हुआ कि नहीं यार पता नहीं फिर उसके बाद क्या होगा, मेरे ऊपर ही कोई इल्ज़ाम ना आ जाए। आपको पता ना जितना अमीर होता जाता है आदमी उतना सेफ खेलता है, उतना अय्यार भी होता जाता है, चालाक होता जाता है। तो उसने किया क्या कि उसने बोला सही है तो मैं मरियम से प्रॉब्लम है, मैं इसको ना पाकिस्तान वापस भेज देता हूँ। इसने पाकिस्तान वापस भेजने का इरादा किया और भेज भी दिया। फिर मदिया अपने घर में दोबारा टेक ओवर करने के बाद और दोबारा होल्ड महसूस करने के बाद थोड़ी बेहतर होनी शुरू हुई, इसकी सेहत भी बेहतर होनी शुरू हुई। खैर मदिया और अहमर वही पुरानी वाली ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ थोड़ी जीना शुरू हुए, तो थोड़ी वो रिकवर हुई मदिया, जिसकी आंखों के नीचे हल्के आ चुके थे, वेट बहुत ज़्यादा गिर चुका था, पूरा पूरा दिन वो अजीब रहती थी, वो थोड़ा सिचुएशन में बेहतरी आनी शुरू की। फिर इसने एक दिन किया क्या कि मदिया की माँ को फ़ोन मिलाया पाकिस्तान में। अच्छा ये पता नहीं था, ये बाद में पता लगा कि पहले ही वो उसकी माँ को दिमाग बना चुका था कि आपने सिर्फ इतना कहना है कि मरियम को मैंने लाहौर में देखा है, वो मरियम लाहौर में ही घूम रही है। तो मदिया से उसकी माँ, और इस वजह से अहमर ने बोला कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, अगर नहीं बोलूँगा तो ये मर जाएगी। तो एक माँ ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी बेटी से झूठ बोला कि हाँ बेटा मैंने मरियम को पाकिस्तान में देखा है। बात करा के जी और तसल्ली दे दी जब मदिया को। तो कुछ दिनों बाद किसी के ज़रिए पता ये लगा कि अहमद जिस ऑफिस में काम करता है उस ऑफिस बिल्डिंग के पास ही एक छोटा सा अपार्टमेंट इसने वहाँ पर मरियम को शिफ्ट किया हुआ है और मरियम वहाँ रह रही है। जब ये बात खुली तो एक दिन जब ये वापस आया ऑफिस से तो मदिया ने फिर बहस की इससे कि भाई तुमने मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोला। तो अच्छा इस बीच में सॉरी मैं चीज़ें बीच में बहुत भूल रहा हूँ। अभी तक जब ये दोबारा मरियम को इसने पाकिस्तान भेजने का ड्रामा किया था तो मदिया के साथ आराम से रह रहा था। तो इस दौरान इनका इज़्ज़वाजी ताल्लुकात दोबारा बने और जो भी मामला थे, अब ये साल था 2001 या 2002, हुआ ये कि थर्ड प्रेगनेंसी भी हुई। थर्ड प्रेगनेंसी के अर्ली डेज थे और उसमें ये धमाका होता है कि जिसने तो झूठ बोला है, मरियम तो पाकिस्तान गई नहीं है। और जब इसने ज़्यादा बहस की तो ये मरियम को दोबारा इस घर में वापस ले आया। जिस रात ये घर लाया वापस, उस दिन बहुत बवाल किया मदिया ने कि यार तुमने मेरे साथ क्या मेरी ज़िंदगी को अजाब बना दिया, तुम्हारे बच्चे भी देख रहे हैं, हम बड़े हो गए। यानी कि बड़ा बेटा जो था उस वक्त 13 साल का था और छोटा बेटा भी ऐसी होगा शायद 7 साल का 6 साल का। तो उसने बोला तुम्हारे बेटे हैं, तुम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हो। इसने बोला कि इसने पासपोर्ट इसका मुंह पे मारा मदिया के, यानी कि अपनी वाइफ के, और घर से धक्का दे के निकाल दिया बाहर कि यहाँ से बाहर दफा हो जाओ। जब ये धक्के दे रहा था, मार रहा था, तो किसी ने मोहल्ले में देखा या जो जाते हुए देखा तो किसी ने 911 को कॉल कर दिया। पुलिस आई और मदिया ने बोला कि मैं अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं रहना चाहती और पुलिस उसको वहाँ से ले गई। और जो भी प्रोसेस हुआ वो एक अलग एक लीगल प्रोसेस है, बाकी मामलात हैं। तो इसको फिर मजबूरन
शेल्टर होम जाना पड़ा। अब वहाँ से एक खातून इसको मिली जिसने सारा केस समझा, और ये बिल्कुल गायब गायब सी, जैसे बिल्कुल पागल खाना ने शिफ्ट कर दो, यानी कि इतनी लंबी तपस्या, एक पूरी ज़िंदगी त्याग देना। यहाँ कुछ लोगों को एतराज़ होगा मैं हिंदी लफ्ज़ बोल रहा हूँ, तो जी उर्दू में आधे से ज़्यादा वर्ड हिंदी के ही हैं, आप इस चीज़ दूसरी ज़बानों के ही हैं, तो इस जाहिलाना कमेंट को एंटरटेन अक्सर लोग करते हैं, तो उसको तो एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए। बार ज़िंदगी में इतनी मेहनत जिस फैमिली के लिए की, वहाँ उसके मुंह पे पासपोर्ट मार के, धक्के दे के, थप्पड़ मार के निकाल दिया गया कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, कि मिस्ट्रेस मेरी यहाँ पे रहेगी। अच्छा, ये उस घर से निकाला था कि जो घर आज से कुछ अरसा पहले तक मधिया के नाम था, यानी कि अहमर की बेगम के नाम था। और जो मैंने आपको बताया नहीं था कि थर्ड प्रेगनेंसी हुई थी, थर्ड प्रेगनेंसी के दौरान अहमर ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। अभी तो बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी थी, तो इसने मतलब उसको ये पता था कि इसने मरियम को पाकिस्तान भेज दिया, मेरी ज़िंदगी अब सही हो गई। कह रही नहीं, तुम जितने दिनों बाहर थी, पता नहीं तुमने कहाँ मुँह काला किया, मैं इस बच्चे को उस वक्त अपना मानूंगा जब ये घर तुम मेरे वापस मेरे नाम करोगी। तो उसने अपनी प्रेगनेंसी को सही साबित करने के लिए कि तुम्हारा बच्चा है, ये घर अहमर को वापस दे दिया था, उसके नाम कर दिया था। तो सारा ड्रामा जो पाकिस्तान जाने का, फिर बाकी जो मामला थे, वो एक डील के तहत इसने वापस अपना घर वापस लेने के लिए एक पूरा ड्रामा रचाया था। बहरहाल जी फिर आते हैं कि जी अब शेल्टर होम में मधिया रह रही है, और वहाँ पर एक खातून इसको मिलती है जो इमिग्रेशन ऑफिसर के थ्रू करवाती है, उसको उससे मिलवाती है, क्योंकि अब इसका स्टेटस जानना था। ये अभी तक ग्रीन कार्ड पर थी, तो उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने, वो खातून थी, वो मधिया कहती मुझे उस खातून ने बहुत गाइड किया, मैं उसको दुआएं देती हूँ। उस खातून ने पूछा कि भाई तुम पर जो भी मामला आता है, तुम कह रही है, उसने बोला कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है, और मेरे पास तो अब उसने भी सोच लिया था कि मैं ये डोमेस्टिक अब्यूज़ का मामला है, मैं केस करूँगी और बाकी मामला आता है। तो इससे बोला गया तुम्हारा स्टेटस है क्या अभी? उसने बोला मैं तो ग्रीन कार्ड पे हूँ। और तो उसने बोला तुम्हारी ओथ इतने अरसे में हो जानी चाहिए। तो कह रही हाँ पिछले 1 साल में वाकई में हो जानी चाहिए थी, कोई लेटर वगैरह ईमेल वगैरह भी आनी थी, ईमेल मैं चेक करती नहीं थी, वो चेक करता था, लेटर मुझे ऐसा कोई दिया नहीं गया। अब जी इसका इमिग्रेशन ऑफिसर ने स्टेटस चेक कराया, तो उसमें एक और ड्रामा। जिन दिनों में इनके झगड़े हो रहे थे, मरियम पाकिस्तान से आई थी एज अ मिस्ट्रेस, तो उन दिनों में बार बार पुलिस आती थी और ये देखती थी यार पुलिस आई है, मेरा शौहर और मरियम बाहर निकले हैं, मेरे पीछे पुलिस आई है, घर में फिर वापस चली गई है, अहमर ने कोई बात की है और ये और वो। असल में वो केस क्रिएट कर रहा था कि मेरी बीवी मेरे बच्चों को मार रही है, मेरी बीवी ने मेरे साथ बदतमीजी की है, वो एक केस क्रिएट कर रहा था। उस ज़माने में 9/11 हो चुका था, तो जो लोग ग्रीन कार्ड पे थे और उनके इस तरह की 911 की कॉल्स उनके खिलाफ कंप्लेंट्स होती थी, उनको डायरेक्ट बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन को, अहमर को ये बात पता थी कि बाद डायरेक्ट डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इसने इमिग्रेशन जो ऑफिसर थी उसने बताया कि भाई तुम्हारी ओथ वाली कहानी तो दूर की बात, तुम्हारे तो डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स निकले हुए हैं, तुम्हें तो डिपोर्ट करने का कहा गया, लेकिन अब तुम्हारा जो केस है, यहाँ उस औरत ने उसकी काफ़ी मदद की और डिपोर्टेशन किसी तरीके से इस केस को जस्टिफाई करवाया कि भाई ये नहीं, ये मामला था। और फिर इसके बाकी जो सिटीजनशिप है उसके बाकी मामलात के लिए उस खातून ने आगे प्रोसेस को चलवाया। अब इस दौरान ये शेल्टर होम में रह रही थी, फिर इसने जॉब्स शुरू की और 2 जॉब्स करती थी, खुद को संभाला, कुछ केस किए बच्चों की कस्टडी के लिए। केस का क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, वो भी एक बड़ा अजीब खेल था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ इसने पढ़ना शुरू किया। अब हमारे यहाँ होते हैं ना, मैं शुरू से एक बात जो कह रहा हूँ ना कि वो मिलने नहीं देता था, वो हम लड़की को ज़्यादा कहते हैं तुम गली में गाड़ी चलाओ, उसको पता है जिस दिन हाईवे पे गाड़ी चलाएगी ना उस दिन लात मारेगी। कि जैसे मर्द कुछ चीज़ों का मोहताज होता है, तो कुछ औरत भी गलतियाँ होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत सी औरतें सिर्फ कहती हैं जी मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। भाई खाना मैं खुद बना लूँगा, तो मेरा साथ दो, किरदार से, प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से। ये मियाँ बीवी लाइकवाइज मर्द पे भी अप्लाई होता है, लेकिन हमने जिम्मेदारियाँ जोड़ दी हैं बड़ी अजीब सी। तो वो मिंगल नहीं होने देता था कि यार अपने पैरों पे खड़ी हो गई या मामलात को समझ गई, तो उसको मेरी ज़रूरत, फिर जिस दिन मैं उसके मुंह पे पासपोर्ट मार के निकालूंगा तो मेरे पैर ही पकड़ेगी। और वही किया भी। लेकिन जब वो बिल्कुल ही लाचार हो गई तो फिर अब वो शेल्टर होम में थी, उसके पास कुछ नहीं था, उसके बच्चे भी छीन लिए थे। और बच्चों जो बड़ा बेटा था उसको ब्रेन वॉश कर दिया था, टीनेज में था, वो तो इख्तियार रखता था कि वो फैसला ले सके, लेकिन वो बाप की तरफ हो गया था। इसने मैं जॉब शुरू की, साथ साथ पढ़ना शुरू किया, और ये पढ़ाई थी मेडिकल फील्ड की। अब मैं बताऊंगा कि ज़िंदगी में आपको इस कहानी में इतना लंबा मैं आपको लेके चला हूँ बेमकसद नहीं। ये कहानी में इतना अहम इसका एंड है, इतना अहम इसके मोड़ है कि वाकई में आपको इससे बहुत बड़ा सबक मिलेगा। मैं शुरू में नहीं समझ पाया था कि वाकई में ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है
लेकिन वाकई में ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं करते, और ऐसा दरवाज़ा खुलता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होता, या आप सोचते हैं तो बहुत ही आला दरवाज़ा था, मेरे लिए नहीं खुल सकता। अभी इसने मेडिकल स्टडीज़ शुरू की, साथ साथ केस भी चल रहा है, साथ साथ ये और कुछ जॉब्स भी कर रही थी, फिर शेल्टर होम में रह रही थी। तो इसके बड़े बेटे की कस्टडी की जब बात आई ना, दोनों बेटों की कस्टडी की बात आई कि प्राइम कस्टडी मुझे दी जाए, पार्शल अगर देनी है तो बाप को दी जाए, मैंने पाला है, मैंने मेहनत की है। तो हुआ क्या कि इसने अपने बेटे को उन दिनों में जी स्पोर्ट्स कार दिलवाई, और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड जो मैं कहता वीज़ा जो वहाँ का क्रेडिट कार्ड होता है, अपने बेटे को दिलवाया। भाई उस एज के बच्चे को और क्या चाहिए। फिर ये कि तुम्हारी माँ डकिया नूसी है बेटा, ये मिस्ट्रेस नहीं क्या बेटा, कि हम दोस्तों की मदद नहीं करते, लेकिन वो टिपिकल पाकिस्तानी सोच रखती है, उसकी गंदी सोच है, वो खुद भी गंदी है। उसको पाकिस्तान में जब थी तो उसने ये किया वो किया, मैं क्या बताऊँ तुम्हारी माँ को मैंने कैसे रखा हुआ था। उस बच्चे का, टीनेज में बच्चे बड़े डिफरेंट होते हैं, वो फ़ौरन जी समझ गया मेरा बाप से ही कह रहा, और साथ उसमें जो परसों उसने टॉपिंग की वो क्रेडिट कार्ड और स्पोर्ट्स कार की कर दी बेटे के लिए, तो बचा गया जी। अब बच्चे ने जाके अदालत में गवाही क्या दी कि मेरे घर में कि मैंने अपने बाप के साथ रहना है। और फिर जज ने पूछा होगा कि आपके घर में इस तरह, क्योंकि अमेरिका में मिस्ट्रेस रखना गैर कानूनी है, कि आपके घर में ऐसे ऐसे आपकी माँ के अलावा कोई औरत आती जाती थी या कोई औरत रह रही है। तो उसने कोर्ट में खड़े होकर गवाही दी कि नहीं, ना हमारे घर में कोई औरत आई, ना एक रात भी ठहरी। ये बेटे ने गवाही दी जो दिन रात देख रहा है कि बेडरूम एक शेयर कर रही है पाकिस्तान से आई हुई मिस्ट्रेस। फिर जज ने ऑप्शन दिया मदीहा को कि तुम बड़े बेटे का तो ये मामला है, तुम चाहो तो छोटे बेटे की कस्टडी ले लो, प्राइम कस्टडी तुम्हें छोटे बेटे की मिल जाए, पार्शल बड़े बेटे की। उस वक्त उसने विड्रॉ की है कस्टडी छोटे बेटे की भी। छोटा बेटा अच्छा, असल में छोटे बेटे ने इतना नहीं देखा माँ को, ना मेरा माँ की मेहनत देखी, ना बाप के जुल्म देखे, लेकिन वो अपनी माँ की तरफ था, आप ये देखें। और उसने फिर माँ ने विड्रॉ की, कह रही मैं भाइयों के बीच में फासला नहीं आने दे सकती, ये दूरियां भाइयों के बीच में ना आए सिर्फ मेरी वजह से। तो उसने जिस छत के नीचे बड़ा भाई रहेगा, अगर वो मेरे पास नहीं आना चाहता तो उस छत के नीचे छोटा भाई भी रहेगा, तो मैं इससे विड्रॉ करती हूँ। खैर जी, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब इसकी पढ़ाई भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, कुछ साल गुजर गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा 3-4 साल आगे ले जाता हूँ। ये सिचुएशन हुई, जो भी मामला थे। सर्जिकल असिस्टेंट एक मेडिकल की फील्ड की बहुत अहम पोस्ट है, ना ये नर्सिंग स्टाफ में आती है, ना फुल डॉक्टर, ना फुल सर्जन, ये बीच का एक स्टाफ होता है, और बहुत हाईली पेड स्टाफ है। इस वक्त मदीहा नॉर्थ कैरोलिना में एक सर्जिकल असिस्टेंट की पोजीशन पर काम कर रही है। उसने पढ़ाई की वहाँ पे, और उसका घर रॉले में ही है, रॉले या राले जो भी कहलाता है, नॉर्थ कैरोलिना का पॉश तरीन इलाका, वही इलाका जहाँ पर उसके शौहर का घर था, जहाँ वो अपने उस शौहर के साथ रहती थी जिसके साथ लव मैरिज की और इतनी वफादारी से उसने ज़िंदगी गुजारी। उस घर के बारे में जितना बता रहा हूँ ना कि 5 बेडरूम्स का घर और ये और वो, मदीहा ने उससे बड़ा घर बनाया है, सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर, अपने शौहर के घर से 10 मिनट की ड्राइव पर उससे बड़ा घर बनाया है अभी इस वक्त। और जब वो हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी आज से चंद साल पहले, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हुई एक डॉक्टर से ही, और उन दोनों की शादी हो चुकी है। इस वक्त 59 ईयर्स की हैं, नेक्स्ट ईयर वो 60 ईयर्स की होने जानी है। मदीहा क्रिश्चियन है, अपने मज़हब पर कायम है, और अपने अज़्म पर भी कायम है। और ये अज़्म बहुत डिफरेंट है। औरत अगर अज़्म कर लेना कि मैंने मर्द की गुलामी करनी है, तो ऐसी करती है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब मर्द ही उसकी कदर ना करे तो फिर वो जब अपने पैरों पे खड़ी होती है तो ऐसी होती है कि जो औरत जिसने कोई काम ही नहीं किया, अपने एक ऐसे शौहर की खिदमत की जो ख़ुद को बड़ा ब्राइट करियर में, बड़ा कोई आलीशान घर बनाने के बाद, बड़ा पैसा कमाने के बाद, एक मिस्ट्रेस रखने के बाद, एक शहजादे, एक बादशाह वाली फीलिंग ले रहा था। इस वक्त उस बादशाह साहब जो अहमर साहब हैं, उनकी फीलिंग ये है, उनकी सिचुएशन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में कहीं इन्वेस्टमेंट किया और फिर अमेरिका में एक इन्वेस्टमेंट की किसी जगह पे जहाँ उनको धोखा हुआ। अब इन दोनों के बच्चे, एक जो बड़ा बेटा है जिसने कोर्ट में गवाही दी थी कि हमारे घर में कोई मिस्ट्रेस नहीं है, वो अपने मिड-30s में और अटर्नी ही है अमेरिका में, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। और जो छोटा बेटा है वो भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, वो कोई IT फील्ड में कुछ पढ़ा है उसने। छोटे बेटे की शादी होने वाली, बड़े बेटे की हो चुकी है। मदीहा बताती मुझे बड़े बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं बुलाया, और वो कहती मैं आज भी चाहती हूँ सब कुछ रिवर्स हो जाए और मैं अपने बच्चों को अपने पास रखूँ। शौहर की बात नहीं करती वो, कह रही शौहर ने तो जो किया वो किया, मेरे बच्चों का ब्रेन वॉश किया। अब जैसे जैसे मैं 60 ईयर्स की नेक्स्ट ईयर हो जाएंगी,
बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं, आलीशान गाड़ी चलाती हैं। अब वो शौहर जो उनको गाड़ी चलाने नहीं देता था और ख़ुद जहाज़ों में घूमता फिरता था, अब वो एक एक रुपए के लिए अपने बेटों का मोहताज है, पैसे मांगता है उनसे। ये हालात हैं। और ये सिर्फ मैं इस वजह से नहीं बता रहा कि कहानी में दर्द लाना चाह रहा हूँ, ये रियलिटी है। हम ना औरत को उड़ने नहीं देते। इसमें अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो औरत को कैसे उड़ने दें? आप अगर अच्छे कपड़े पहनने की इजाज़त दें तो बाहर माशरा उसको आंखों से देख देख के ही मार देगा। और फिर अगर किसी मार्केट में इस तरह के कपड़े पहनने, आज़ादी, छोटी छोटी आज़ादी, पहनने ओढ़ने की आज़ादी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। और जॉब करने की आज़ादी पाकिस्तान में, कम्यूट कैसे करेगी जी, वहाँ पर हरासमेंट होगी नहीं होगी, इतने मसाइल का शिकार है। मेरा बताने का मकसद ये है कि एक क्रिश्चियन मदीहा, जिस अगर पासपोर्ट उसके पाकिस्तान में किसी घर में मुंह पे मारा जाता और बाहर गली में निकाल दिया जाता, तो आज वो सर्जिकल असिस्टेंट होके अपने शौहर से बड़ा घर बना पाती? उसके साथ क्या होता कि हम यहाँ पे एक सिस्टम नहीं है किसी ऐसे इंसान को बनाने के लिए जो मेहनत करना जानता हो, जो ईमानदार हो, जो पुरअज़्म हो। करप्ट आदमी की फिर जगह, ये तो एक एंगल है। दूसरी बात, बाहर की दुनिया में जब यहाँ के लड़के लड़कियां जाते हैं ना, तो जो स्ट्रांग होता है वो दूसरे पर होल्ड रखता है और फिर हर बुरा काम करता है और उस पर दूसरे को कहता है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। और तीसरी चीज़, हमारे माशरे का मर्द औरत को पैर की जूती समझता है। वो जितनी भी, चाहे लव मैरिज करे, अरेंज करे, लव अरेंज करे, जितना भी कहे कि मेरी बेटी हो गई है, मैं समझ गया हूँ, नहीं, वो पैर की जूती समझता है और अगले ऑप्शन पर खुदकता ज़रूर है। तो इसका मेरी तरफ से तो भाई एक ही लेसन है, बाकी आप लोग गाइड कीजिएगा। औरत को खुद को स्ट्रांग रखना चाहिए। घर की मासी बना देना, फैले हुए पेट के साथ छोटे 40s और 50s में गाय बन के बदसूरत सा घर में घूमना, जाहिल झपट रहना, कुछ सीखना नहीं, कुछ ग्रो ना करना, ये औरत की सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि बहुत डेफिनेट बात है, बच्चे छोड़ जाते हैं, शौहर को भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर पैसा और थोड़ा बहुत शक्ल सूरत है, तो वो कहीं ना कहीं फुदकता ज़रूर है। आखिर में फंसती कौन है? औरत। वही बात, उसके बाद ग्रीन कार्ड था, अगर वो इमिग्रेशन ऑफिसर गोरी अमेरिकन ना होती, तो अगर यही केस अगर पाकिस्तान में होता तो उसकी कोई मदद करता? वहाँ थी तो उसके वो प्रोसेस चल भी गया, वो वहाँ रुक भी गई, पढ़ भी गई, अकेले सर्वाइव भी कर गई। कि अकेले यहाँ रह पाती? अकेले रहती तो सबसे पहले ख़ानदान वाली उंगलियाँ उठाते, पता नहीं कौन कौन आता है जी इसके घर में, नहीं आप समझते हैं ना। तो बड़ा मिला जुला मैसेज है। आपने इस वीडियो से, इस कहानी से क्या मैसेज लिया, ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जो मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे। थैंक यू।